मूवी की शुरुआत होती है पालाकड़ नाम के एक गांव में बने स्कूल से। क्लास के अंदर मैथ सब्जेक्ट का पीरियड चल रहा था। बच्चों की मैथ्स टीचर, जिसका नाम निमिषा है, इस वक्त बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि एक भी बच्चा उससे मैथ्स पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। अब ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर पीरियड खत्म होने के बाद सभी बच्चे क्लास से बाहर चले जाते हैं। अगले सीन में हम पालाकड़ गाँव के SHO जेवियर को देखते हैं, जो कि काफी ईमानदार ऑफिसर है और अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से निभाता है। लेकिन जेवियर अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ स्कूल के बच्चों को मैथ्स की ट्यूशन भी देता है क्योंकि उसको ये काम बहुत ज्यादा पसंद है। बच्चे भी जेवियर से पढ़ने के लिए बेताब रहते हैं क्योंकि उनका मैथ्स पढ़ाने का तरीका सबको बहुत पसंद है। अपनी ड्यूटी से हर रोज 1 घंटा निकालकर जेवियर अपने पुलिस स्टेशन की पहली मंजिल पर सभी बच्चों को मैथ्स की ट्यूशन देता था और जेवियर के इस काम से निमिषा बहुत ज्यादा परेशान रहती थी क्योंकि बच्चे स्कूल में उससे मैथ्स पढ़ते ही नहीं थे। कभी कभी तो बच्चे उसकी क्लास को बंक भी कर देते थे। तभी निमिषा अपनी स्कूल की प्रिंसिपल रोजमेरी के पास जाती है और कहती है कि मैम, जेवियर सर के ट्यूशन ने मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। कोई भी बच्चा मुझसे मैथ्स पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। फिर रोजमेरी जवाब देती है कि तुम चिंता मत करो, हम अभी जेवियर के पास जाकर उससे इस बारे में बात करते हैं। फिर जल्दी ही वो अपनी कंप्लेंट लेकर जेवियर के पास पहुंच जाते हैं। निमिषा गुस्से में जेवियर को कहती है कि सर, आपकी वजह से स्कूल का कोई भी बच्चा मेरी क्लास में मैथ्स नहीं पढ़ता। मैं आपसे बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। लेकिन जेवियर कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं बच्चों से बात करके इस समस्या का हल भी निकाल लूंगा। और इतना कहकर वो बच्चों को मैथ्स की ट्यूशन देने के लिए अपने पुलिस स्टेशन की ऊपर वाली मंजिल पर आ जाता है। ट्यूशन शुरू करने से पहले वो बच्चों को कहता है कि तुम निमिषा मैम की क्लास को बंक क्यों कर रहे हो। अगर आगे से तुम लोगों ने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये बात सुनकर सभी बच्चे जेवियर की बात मान लेते हैं। अगले सीन में हम थॉमस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया था। वो जेवियर को कहता है कि सर, गांव के मंदिर के पास वाले कुएं में कुछ लोग मांस और दूसरी कई सारी चीजों का बचा हुआ कूड़ा फेंक रहे हैं और ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। उस कुएं को लोग पवित्र स्थान मानते हैं क्योंकि वो मंदिर के बगल में बना हुआ है। फिर थॉमस अपने साथ लाए हुए गाँव के एक आदमी को आगे बुलाता है और फिर जेवियर को बताता है कि सर, आज इसने उन लोगों को कूड़ा फेंकने से रोका, लेकिन उन्होंने इसकी बिल्कुल भी नहीं मानी। उल्टा वो तो इसको पीट कर चले गए। थॉमस की सारी बात सुनकर जेवियर कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी कंप्लेंट लिख लेता हूँ। हमारी टीम जल्दी से जल्दी इस केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। अब देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। जेवियर थॉमस के केस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ बच्चों को भी टाइम पर मैथ्स की ट्यूशन दे रहा था। अब स्कूल के अंदर भी बच्चे निमिषा की क्लास में सीरियस होकर पढ़ाई करने लगे थे। निमिषा ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। ये है अखिल, जो कि आर्या नाम की लड़की से बात कर रहा था। ये दोनों जेवियर की ट्यूशन से पढ़ाई करके वापस आ रहे थे। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जब आर्या अपने घर पर वापस जाती है तो उसका भाई विवेक उसको बहुत बुरे तरीके से मारता है क्योंकि उसने आर्या को अखिल से बातें करते हुए देख लिया था। विवेक को आर्या का लड़कों के साथ बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और जब भी वो किसी लड़के से बात करती थी, विवेक उसको इसी तरीके से मारा करता था। फिर अगले दिन आर्या निमिषा के घर पर जाती है और कहती है कि मैम, इस बार भी मेरे भाई ने मुझे बहुत बुरे तरीके से मारा। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब निमिषा को भी विवेक के इस बर्ताव पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो आर्या को कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ हमारी हेल्प कौन करेगा। फिर निमिषा फौरन जेवियर के पास पहुंच जाती है और उसको विवेक की इस हरकत के बारे में बताती है। दरअसल विवेक आर्या से इसलिए नफरत करता था क्योंकि जब वो 18 का हो गया था तब जाकर आर्या पैदा हुई थी। इस बात को लेकर सभी लोग स्कूल में विवेक का मजाक उड़ाते थे कि बुढ़ापे में भी तुम्हारे माँ बाप टिकते नहीं है। और यही नहीं, वो लोग उसके माता पिता को भी बेइज्जत करते थे। आर्या के इतना लेट पैदा होने की वजह से ही विवेक उससे नफरत किया करता था। हालांकि उसको इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं थी कि आर्या पढ़ाई करने जाती है क्योंकि वो खुद भी एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान था। फिर जेवियर निमिषा को कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं विवेक से इस मामले में बात करूंगा। अगले सीन में हम गांव में बैट्सी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने स्कूटर पर अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी एक पुलिस वाला उसको रोक लेता है और उसकी चेकिंग करने लगता है। उस समय उसके स्कूटर पर ना तो नंबर प्लेट थी और ना ही बैट्सी के पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस था।
क्योंकि वो कनाडा में रहने वाली थी, लेकिन फिलहाल वो किसी काम के सिलसिले में इसी गांव में आई थी। अब बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को लेकर घूमने के जुर्म में पुलिस ऑफिसर उसकी गाड़ी को सीज कर देते हैं और अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। फिर बैट्सी जल्दी से इस बारे में अपनी आंटी शार्ले को बताती है। शार्ले का ससुराल इसी गांव में था, लेकिन वो अपने पति के साथ अमेरिका में सेटल हो गई थी। दूसरी तरफ जेवियर विवेक को मिलने के लिए बुलाता है और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ भी देता है। फिर वो पूछता है, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें किस वजह से मारा है? ध्यान रहे आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। थप्पड़ खा के विवेक समझ जाता है कि उसको ये थप्पड़ उसकी बहन आर्या की वजह से पड़ा है। फिर जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर जाता है तो इतने में शार्ले और बैट्सी भी वहां पर आ जाते हैं। लेकिन कमाल की बात ये थी कि विवेक पहले से ही शार्ले को जानता था। जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो बैट्सी की नजर कुछ बच्चों पर पड़ती है जो पुलिस स्टेशन की ऊपर वाली मंजिल पर जा रहे थे। फिर वो उनका पीछा करते हुए ऊपर आ जाती है और वहां जाकर उसको पता चलता है कि एसएचओ जेवियर यहाँ पे स्कूल के बच्चों को मैथ्स की ट्यूशन देते हैं। ये सब जानकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। इतने में जेवियर भी क्लास में आ जाता है और उसको देखकर बैट्सी फौरन नीचे चली जाती है। दूसरी तरफ विवेक जब शार्ले से बात कर रहा था तो उसकी नजर भी पुलिस स्टेशन के ऊपर वाली मंजिल पर पड़ती है, जहां उसकी बहन आर्या और अखिल दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये सब देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन कोई उल्टा सीधा कदम उठाने के बजाय वहां से बाहर चला जाता है। तभी शार्ले बैट्सी के स्कूटर का फाइन देकर अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ विवेक एक मैथ्यू नाम के आदमी के पास जाता है और उससे जॉब के बारे में बात करता है। दरअसल पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी विवेक के पास कोई जॉब नहीं थी और वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान भी रहता है। लेकिन अब कुछ वक्त के लिए विवेक मैथ्यू का कार ड्राइवर बनकर काम करेगा ताकि वो थोड़े बहुत पैसे कमा सके। अगले सीन में हम सभी बच्चों को जेवियर के साथ आर्या का जन्मदिन मनाते हुए देखते हैं। पार्टी खत्म होते ही अखिल आर्या को अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहां पर उसने पहले से ही आर्या के बर्थडे के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा था। उसको देखकर आर्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जब वो दोनों एक दूसरे के साथ फोटो खींच रहे थे तो वहां पर विवेक भी पहुंच जाता है। फिर वो गुस्से में आग बबूला होकर आर्या को बहुत बुरे तरीके से पीटता है। फिर अखिल विवेक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। फिर थोड़ी देर बाद जब आर्या अधमरी हालत में अपने घर पहुंचती है तो उसके परिवार वाले एकदम हैरान रह जाते हैं। इस समय अखिल भी एक जगह पर बैठकर यही सोच रहा था कि आखिर विवेक अपनी बहन आर्या को इतने बुरे तरीके से कैसे पीट सकता है और ये बहुत गलत काम है। अगले सीन में हम अजमल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो ट्यूशन में जेवियर से बातें कर रहा था। फिर वो बताता है कि सर, कल रात मैंने एक आदमी को अपने रूम की रूफ के ऊपर चलता हुआ देखा। फिर जेवियर अजमल की इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर ट्यूशन खत्म होने के बाद अखिल अपने दोस्तों को आर्या के बारे में बताता है। वो कहता है कि कल रात विवेक ने फिर से आर्या को बहुत बुरे तरीके से पीटा। ऐसे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे विवेक को सबक सिखाना ही होगा ताकि वो आगे से फिर कभी भी आर्या को परेशान ना करे। फिर रात के वक्त अखिल अपने साथ जानवरों को पकड़ने वाले ट्रैप को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां विवेक रात के वक्त अक्सर आया जाया करता था। दरअसल ये ट्रैप उसके पापा के थे जो अपने खेतों को बड़े बड़े जानवरों से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। फिर अखिल उन ट्रैप्स को जल्दी से घास के नीचे छुपाकर रास्ते के बीच में रख देता है। फिर विवेक जब वहां पर आता है तो वो पहले ट्रैप से तो बच जाता है, लेकिन दूसरे ट्रैप पर पैर पड़ते ही वो दर्द से चिल्लाने लगता है और फिर गलती से साथ में बने हुए कुएं में गिर जाता है। और ये वही मंदिर वाला कुआं था जिसकी कंप्लेंट लेकर थॉमस मूवी की शुरुआत में जेवियर के पास गया था। अब अखिल दूर खड़ा खड़ा ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसका प्लान उल्टा पड़ गया था। क्योंकि वो तो विवेक को सिर्फ सबक सिखाना चाहता था, लेकिन उसकी इस छोटी सी गलती की वजह से विवेक की मौत हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अखिल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब तो उसको डरावने सपने भी आने लगते हैं क्योंकि उसने विवेक को जान से मार दिया था। अब वो ना तो स्कूल में जाता था और ना ही ट्यूशन पर। फिर एक दिन जेवियर अखिल के घर पहुंच जाता है ताकि उसका हाल चाल जान सके। अखिल की माँ जेवियर को झूठा बहाना लगाकर कहती है कि सर, अखिल की तबीयत कुछ दिनों से खराब है, इसीलिए वो कहीं पर भी नहीं जा रहा। ये बात सुनकर जेवियर वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो निमिषा को कॉल करके पूछता है कि मैम, आर्या कुछ दिनों से मेरी ट्यूशन पर नहीं आ रही, क्या वो ठीक तो है? फिर निमिषा जेवियर को सारी बात बता देती है कि सर, विवेक ने फिर से आर्या को बहुत बुरे तरीके से पीटा था और इस बार तो उसने सारी हदें पार
कर दी थी। विवेक की वजह से ही आर्या को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। फिर ये बात सुनते ही जेवियर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत आर्या के घर पर पहुंच जाता है। फिर वो उसके माता पिता से चिल्लाकर कहता है कि आप जल्दी से विवेक को बाहर निकालिए, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। विवेक का पिता कहता है, सर विवेक तो 1 हफ्ते से गायब है, वो अपना फोन भी घर पर छोड़कर गया है, हमें नहीं पता कि इस वक्त वो कहाँ पर होगा। फिर जेवियर पूछता है कि आपने उसके गायब होने की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। फिर उसके पेरेंट्स जवाब देते हैं कि विवेक इससे पहले भी 2-3 बार ऐसा कर चुका है, वो अचानक से कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है। एक बार हमने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें पता चला कि वो अपनी जॉब का इंटरव्यू देने के लिए चेन्नई गया है, शायद इस बार भी वो जॉब के सिलसिले में ही कहीं पर गया होगा। फिर जेवियर कहता है, आप मुझे उसका फोन दे दीजिए। जैसे ही आर्या विवेक का फोन लेकर घर से बाहर आती है, जेवियर के होश उड़ जाते हैं। वो आर्या की हालत देखकर समझ जाता है कि विवेक ने इसको किस कदर पीटा होगा। फिर आर्या से फोन लेकर जेवियर तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो जाता है। तभी रात के वक्त हम अखिल को देखते हैं। जब वो सो रहा था तो उसको विवेक के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर डर के मारे उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो उसी हादसे वाली जगह पर जाता है तो उसकी नजर जानवरों को पकड़ने वाले ट्रैप पर पड़ती है। अब ट्रैप को देखकर वो समझ जाता है कि एक ट्रैप तो यहीं पर पड़ा है, लेकिन दूसरा ट्रैप विवेक के साथ कुएं में ही गिर गया। फिर वो जल्दी से एक ट्रैप को लेकर वापस अपने घर आ जाता है और उसको उसकी सही जगह पर रख देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जेवियर थॉमस को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि आपकी कंप्लेंट पर हमने आपके कुएं की ठीक से इन्वेस्टिगेशन की और हमें पता चला कि उस कुएं में जो कूड़ा फेंका गया है वो आपकी बहू शेरले की बुटीक का था। दोस्तों, ये वही शेरले थी जिसको हमने मूवी की शुरुआत में बैट्सी के साथ देखा था। फिर थॉमस जेवियर को कहता है कि सर, शेरले तो अपना बुटीक बंद करके काफी टाइम पहले ही अमेरिका शिफ्ट हो गई है, इसलिए ऐसा तो नहीं हो सकता। वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई जरूर थी, लेकिन अभी वो अमेरिका वापस चली गई है। फिर जेवियर कहता है, सर अब आप इस बात को छोड़िए, मैं तो यही कहता हूँ कि उस कुएं में मिट्टी डलवाकर बंद कर दीजिए, सारी समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी। फिर थॉमस भी इस बात पर राजी हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जेवियर एक ट्रक बुलाकर बहुत सारी मिट्टी उस कुएं में डलवा देता है। उस समय अखिल दूर खड़ा खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। फिर वो मन ही मन सोचने लगता है कि अब किसी को भी विवेक की लाश के बारे में पता ही नहीं चलेगा। लेकिन खतरा टल जाने के बाद भी अखिल की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं होता, उल्टा वो हर दिन और ज्यादा बीमार होता जाता है। अब तो उसको अचानक से चक्कर भी आने लगते हैं। अब उसकी ऐसी हालत देखकर जेवियर भी परेशान रहता था। फिर कुछ दिनों बाद जेवियर स्कूल के एक साइंस प्रोजेक्ट एग्जीबिशन में जाता है और वहां जाकर हर एक बच्चे के प्रोजेक्ट को चेक करता है। तभी उसकी नजर अजमल के सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट पर पड़ती है, जो बहुत ज्यादा अच्छा था। फिर अजमल जेवियर को बताता है कि सर, मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं किया, मुझे बाहर के कचरे से जो कुछ भी मिला मैंने उसी का इस्तेमाल करके इस प्रोजेक्ट को बनाया है। फिर जेवियर कहता है कि मुझे तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, इसलिए तुम इस प्रोजेक्ट को मेरे पुलिस स्टेशन में लेकर आना। फिर जेवियर पुलिस स्टेशन जाकर मैथ्यू को पूछताछ के लिए बुलाता है। जेवियर कहता है कि विवेक तुम्हारे लिए ही काम किया करता था, इसलिए मुझे ये बताओ कि तुम्हारी आखिरी बार उससे बात कब हुई। फिर मैथ्यू जवाब देता है कि सर, क्रिसमस से 2 दिन पहले ही मैंने विवेक से बात की थी और उसके बाद वो कहां पर गया मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि वो मुझे बताकर नहीं गया। फिर जेवियर कहता है कि अभी तुम जा सकते हो, लेकिन अगर मुझे तुम्हारी दोबारा से जरूरत पड़ी तो तुम फौरन पुलिस स्टेशन आ जाना। मैथ्यू से पूछताछ करने के बाद जेवियर अजमल से मिलता है और कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए अपना ये प्रोजेक्ट मेरे पुलिस स्टेशन में छोड़ जाओ, मुझे इससे कुछ काम है। प्रोजेक्ट देखकर अजमल ट्यूशन क्लास के लिए ऊपर चले जाता है। फिर जेवियर की नजर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किए गए एक मेटल पीस पर पड़ती है। फिर वो सभी को बताता है कि इसको पेसमेकर कहते हैं, जो कि दिल के मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये हमारे पास है तो जरूर किसी इंसान की धड़कनें रुक गई होंगी, यानी कि किसी की मौत हुई है। फिर जेवियर उस पेसमेकर को तुरंत फोरेंसिक रिसर्च के लिए भेज देता है। अगले सीन में हम आर्या और अखिल को देखते हैं। आर्या उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर रात के वक्त गांव के सभी लोग एक त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। अखिल भी वहां पर मौजूद था। सभी लोग त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मना रहे थे, लेकिन तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसको जमीन पर एक वॉलेट पड़ा हुआ मिलता है। फिर वो उस वॉलेट को तुरंत जेवियर के हवाले कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अखिल की हालत फिर से खराब होने लगती है। तभी वो अचानक से चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। फिर जेवियर बिना वक्त गवाए उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेकर जाता है। हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होकर जब जेवियर वॉलेट को चेक करता है तो उसको पता
चलता है कि ये वॉलेट विवेक का है, जिसके अंदर एक बिल भी था जो किसी बार का था। फिर अगली सुबह वो अपनी टीम के साथ उस बार में पहुंच जाता है और वहां के सीसीटीवी चेक करने लगता है। सीसीटीवी फुटेज में विवेक दारू की बोतल लेकर जाता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इससे ज्यादा जेवियर की टीम को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तभी जब जेवियर आसपास की लोकेशन को चेक करने लगता है तो उसको पता चलता है कि बार के पीछे वाला घर उसके स्टूडेंट अजमल का है। फिर जेवियर उसके घर पर आकर कुछ सवाल जवाब करने लगता है। वो अजमल से ये भी पूछता है कि तुमने पेसमेकर वाला हिस्सा कहां से लिया था। फिर अजमल कहता है कि सर, मैंने उसको अपने घर के पीछे वाली जमीन से उठाया था। फिर पुलिस की पूरी टीम वहां पर छानबीन करने लगती है। तभी जेवियर उससे पूछता है कि तुमने उस आदमी को इसी सनरूफ के ऊपर चलता हुआ देखा था ना। अजमल कहता है हाँ, वो यहीं से चलता हुआ नीचे कूद गया था। तभी छानबीन खत्म होने के बाद जेवियर का एक आदमी बताता है कि सर, ये जमीन तो शेरले की है, जहां पहले उसका बुटीक हुआ करता था। हमने इसी बुटीक का मलबा कुआं बंद करने के लिए इस्तेमाल किया था, यानी कि शेरले की बुटीक मंदिर के कुएं के पास बनी हुई थी। फिर जब सब लोग आपस में बातें कर रहे थे तो जेवियर के पास फोरेंसिक टीम के एक आदमी का फोन आता है। वो जेवियर को बताता है कि सर, मैंने उस पेसमेकर की सारी डिटेल्स निकलवा ली है और मैं वो सारी डिटेल आपके फोन नंबर पर सेंड कर रहा हूँ। फिर जेवियर उन डिटेल्स का इस्तेमाल करके उस लड़की के घर पर पहुंच जाता है जिसके दिल में पेसमेकर लगा हुआ था। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि बैट्सी थी, यानी कि बैट्सी मर चुकी है। जिस घर में बैट्सी रहा करती थी वो घर उसके परिवार वालों ने सभी रिश्तेदारों के लिए बनवाया था, क्योंकि जब भी बैट्सी का गांव में आने का मन होता तो वो यहीं पर आकर रहा करती थी। फिर जब जेवियर की टीम वहां पर पहुंचती है तो उनको उस घर में कोई भी नहीं मिलता, लेकिन छानबीन के दौरान उनको कार के डैश कैम में एक फुटेज मिलती है, जिसको लेकर वो लोग पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। फुटेज से उनको ये पता चलता है कि बैट्सी क्रिसमस वाली रात को अपनी गाड़ी लेकर घर से निकली थी, लेकिन गाड़ी जब घर वापस आई तो वहां पर बैट्सी नहीं बल्कि विवेक था। ये देखकर जेवियर और उसकी टीम काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि विवेक और बैट्सी का आपस में क्या कनेक्शन है। फिर जेवियर अपने आदमियों को कहता है कि मैंने तुम लोगों को कुछ बैंक डिटेल्स निकलवाने के लिए कहा था, तुम्हें उनके बारे में कुछ पता चला? फिर पास में बैठा एक पुलिस ऑफिसर जेवियर को जवाब देता है कि सर, मुझे पता चला है कि बैट्सी ने पूरे 3 करोड़ रुपए शेरले के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे और फिर वो 3 करोड़ शेरले ने मैथ्यू के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। अब दिमाग दौड़ाने के बाद जेवियर को ये समझ में आता है कि बैट्सी की मौत के पीछे विवेक, मैथ्यू और शेरले, इन तीनों का ही हाथ है। फिर मामले की छानबीन करने के लिए जेवियर मैथ्यू को पुलिस स्टेशन में बुलाता है और कहता है कि तुमने बैट्सी को क्यों मारा। ये बात सुनते ही मैथ्यू के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपको शायद कोई गलतफहमी होगी। फिर जेवियर कहता है कि बैट्सी के भेजे हुए 3 करोड़ रुपए तुम्हारे अकाउंट में कैसे आए? फिर मैथ्यू बताता है कि सर, वो पैसे मुझे बैट्सी ने नहीं बल्कि शेरले ने भेजे थे। फिर जेवियर पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ उसने तुम्हें इतनी बड़ी रकम क्यों दी? लेकिन मैथ्यू इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर जेवियर थॉमस से मिलता है और उसको बताता है कि आपकी रिश्तेदार बैट्सी का मर्डर हो चुका है और मेरे पास बहुत सारे सबूत भी हैं जो ये बात साफ करते हैं कि उसके मर्डर के पीछे आपकी बहू शेरले का हाथ है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन उसको अमेरिका से वापस इंडिया बुला लीजिए। फिर थॉमस अपने बेटे को कॉल करके कहता है कि बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो इस वक्त आईसीयू में एडमिट है, तुम कुछ भी करके जल्दी से जल्दी शेरले को अपने साथ लेकर इंडिया वापस आ जाओ। दूसरी तरफ अखिल अपने दोस्त के साथ निमिषा के घर पर जाता है, क्योंकि अब उससे और सच्चाई छुपाई नहीं जा रही थी, इसलिए वो निमिषा को विवेक की मौत की सारी कहानी बता देता है। अब इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि शेरले अब इंडिया वापस आ चुकी थी और ये बात पता चलते ही जेवियर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको पुलिस स्टेशन में बुला लेता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही जेवियर उससे पूछता है कि बैट्सी और विवेक कहाँ पर है। फिर वो बताती है कि बैट्सी तो वापस कनाडा चली गई थी और विवेक के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर जेवियर कहता है कि आप मुझसे झूठ मत बोलिए, मेरे पास आपके खिलाफ सबूत है, मुझे साफ साफ बताइए कि आप मैथ्यू को कैसे जानती हैं और आपने उसको 3 करोड़ रुपए क्यों ट्रांसफर किए। फिर शेरले जेवियर को बताती है कि मैथ्यू और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, उसको पैसों की काफी जरूरत थी क्योंकि उसका बिजनेस डूब गया था, इसीलिए मैंने उसको हेल्प के तौर पर 3 करोड़ रुपए दिए थे। फिर जेवियर उससे पूछता है कि बैट्सी का पेसमेकर आपके बुटीक की जमीन पर क्या कर रहा था।
फिर शेरले कहती है मुझे नहीं पता वो वहाँ पर कैसे आया, मैं तो उस जगह पर कभी जाती ही नहीं। फिर ये बात सुनते ही जेवियर शेरले को एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो क्रिसमस वाले दिन अपनी बुटीक में ही थी। उस वीडियो को देखकर शेरले घबरा जाती है। तभी जेवियर उसको कहता है कि देखो मुझे पता है कि बेट्सी का मर्डर तुम्हारी बुटीक पर ही हुआ है और मेरे पास सबूत भी है कि क्रिसमस वाले दिन विवेक भी वहाँ पर आया था, इसलिए तुम मुझे सारी सच्चाई बता दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब डर के मारे वो सारी बात बताने लगती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम क्रिसमस वाले दिन बेट्सी को शेरले की बुटीक में देखते हैं। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी। फिर बेट्सी उसको कहती है कि आंटी आप मुझे मेरे 3 करोड़ रुपए लौटा दीजिए, मुझे इस समय पैसों की बहुत जरूरत है। और ये 3 करोड़ रुपए वही थे जो शेरले ने मैथ्यू के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे ताकि उसकी हेल्प कर सके। फिर शेरले कहती है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें पैसे लौटा दूंगी। लेकिन बेट्सी उसकी बात नहीं मानती। वो गुस्से में कहती है कि आंटी अगर आपने मुझे मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं इस बारे में अंकल को बता दूंगी। ये बात सुनकर शेरले घबरा जाती है और बेट्सी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बेट्सी भी पीछे नहीं हटती, वो भी पलटवार करती है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन ठीक उसी वक्त वहाँ पर विवेक भी आ जाता है और वो बेट्सी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिसके कारण अचानक से उसको दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल विवेक तो सिर्फ बेट्सी को रोकना चाहता था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसकी चांटे की वजह से बेट्सी की मौत हो जाएगी। फिर शेरले विवेक को कहती है कि तुम बेट्सी की गाड़ी को उसके घर पर छोड़ाओ और कुछ दिनों के लिए कहीं पर गायब हो जाओ, फिर मैं तुम्हें कॉल करके बताऊंगी कि आगे क्या करना है। दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर विवेक शेरले की बात क्यों मान रहा था। दरअसल शेरले ने विवेक से वादा किया था कि मैं तुमको दुबई में नौकरी लगवा दूंगी और आज भी विवेक जॉब के सिलसिले में ही यहाँ पर बात करने के लिए आया था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो इतने बड़े हादसे में फंस जाएगा। फिर शेरले बेट्सी की बॉडी को बाथ टब में डालकर उसके ऊपर एसीटोन डाल देती है और फिर उसमें आग लगा देती है ताकि उसकी बॉडी का हर एक पार्ट जल जाए। फिर वो कुछ दिनों के बाद विवेक को फोन करके अपने पास बुलाती है और उसको 7 काले रंग के पॉली बैग देती है जिसके अंदर बेट्सी के बचे हुए बॉडी पार्ट्स थे। वो विवेक को कहती है कि तुम इन पॉली बैग्स को ऐसी जगह पर ठिकाने लगाना कि ये किसी के भी हाथ ना लगे और याद रहे कि तुम्हें आगे वाले रोड से जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। तुम बार के पीछे वाले रास्ते से जाना, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। फिर विवेक रात के वक्त बहुत सावधानी से उन पॉली बैग्स को ले जाने लगता है और यही वो रात थी जब अजमल को अपनी छत की सनरूफ के ऊपर से कोई आदमी चलता हुआ दिखाई देता है जो कि और कोई नहीं बल्कि विवेक था। वो बेट्सी की बॉडी पार्ट को मंदिर के पास वाले कुएं में फेंकने जा रहा था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। जेवियर को बेट्सी के मर्डर से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई थी, लेकिन विवेक के गायब होने का राज अभी भी उसको नहीं पता चला। फिर जेवियर शेरले से पूछता है कि तुमने विवेक के साथ क्या किया, क्या तुम बताओगी कि इस वक्त वो कहाँ पर है। फिर शेरले कहती है कि आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं नहीं जानती कि विवेक कहाँ पर है और ना ही मुझे ये पता है कि उसने बेट्सी की बॉडी को कहाँ पर छुपाया। फिर जेवियर सबसे पहले शेरले को बेट्सी के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लेता है और फिर वो विवेक को ढूंढने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद जेवियर को याद आता है कि उसको विवेक का वॉलेट त्योहार वाले दिन ही मिला था और वो जगह कुएं के पास में थी। फिर जेवियर समझ जाता है कि जरूर विवेक ने बेट्सी की बॉडी पार्ट्स को कुएं के पास ही छुपाया होगा। फिर वो फौरन अपनी टीम को लेकर कुएं के पास पहुंच जाता है और वहां पर जाकर बारीकी से छानबीन करने लगता है। फिर वो कुएं के अंदर से सारी मिट्टी बाहर निकलवा देता है और वहां पर उसको बेट्सी की बॉडी के साथ साथ विवेक की बॉडी भी मिल जाती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर नेक्स्ट डे जेवियर अखिल के घर पर जाता है क्योंकि निमिषा ने उनको सारी सच्चाई बता दी थी, इसलिए अब वो ये भी बात जान गए थे कि अखिल की वजह से ही विवेक की मौत हुई है। जेवियर को ये बात जानकर बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। अब अखिल के परिवार वाले भी पूरे तरीके से टूट चुके थे क्योंकि उनके बेटे को जेल होने वाली थी। दोस्तों सबसे अच्छी बात ये थी कि अखिल फिलहाल एक माइनर था, इसलिए उसको सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए ही सजा दी जाती है। अब इस घटना को 6 महीने बीत जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अखिल अभी भी माइनर जेल के अंदर जेवियर से मैथ्स की ट्यूशन ले रहा था और वहाँ पर मौजूद और भी बच्चे जेवियर से पढ़ने के लिए आते थे और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों मुझे इस मूवी में सबसे अच्छा जेवियर का स्वभाव लगा, जो कि छोटे बच्चों को निस्वार्थ मैथ्स पढ़ाया करता था। आपको इस मूवी में क्या पसंद आया, क्या गलत लगा, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।